नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से हमारे शाम के 6 बजे के कार्यक्रम में बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करते हुए आज हमारे साथ जो पैनल में जुड़ने वाले हैं उन सभी का स्वागत करते हुए जो पैनल में जुड़ चुके हैं उनका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ अभी पैनल में हमारे जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सागर भाई शाह, उनका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो कार्यक्रम के संपादक हैं बहुजन संवाद के और वरिष्ठ नेता है, समाजवादी नेता है। और साथ ही जैसे जैसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दूसरे सब साथी जुड़ते चले जाएंगे, उनका मैं परिचय कराते हुए स्वागत करते हुए आप लोगों के बीच में उन्हें आमंत्रित करती रहूंगी। और आज का जो विषय है मैं उस विषय के बता दूं कि उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी का क्या होगा असर। तो आज इसी विषय पर हमें चर्चा करनी है। और क्योंकि ये गुजरात का विषय है और आज गुजरात विधानसभा में ये बिल पारित हो चुका है और अब समान कानून सभी धर्म को मानने वालों पे लागू हो चुका, समझ लीजिए आज से। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आज से सभी धर्मों को लागू हो चुका है। हमारे साथ जागृति राही जी भी जुड़ चुकी हैं, वे सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर एक मुद्दे पे बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, वाराणसी से आती हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और साथ ही जैसे मैं मुद्दे पे बात कर रही थी कि आज यूसीसी का कानून गुजरात में लागू हो चुका है। उत्तराखंड के बाद ये भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां पे इस कानून को पारित किया गया है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्न खड़े होते हैं इस कानून के साथ, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी कि आखिर यूसीसी क्या है, इसका मतलब क्या है, गुजरात में लागू होने से क्या बदलाव होंगे और किन लोगों पर कानून ये लागू नहीं होगा, और जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या नए कानून आए हैं। इन सब विषयों पर आगे भी और मुद्दे हैं, उन पर मैं आगे बात करूंगी। परंतु गुजरात में जो यूसीसी लागू हुआ है उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गुजरात के कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सागर शाह जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपनी बात रखिएगा। जी सागर भाई। देखिए, सबसे पहले तो बहुजन संवाद के सारे जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत ही अच्छा मुद्दा भी है और बहुत ही एक विवादित मुद्दा भी है, ये भी हम कह सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आजादी के बाद आज तक 78 साल में जब यूसीसी नहीं था तो क्या भारत के अंदर किसी भी राज्य में कभी भी किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? मैं खुद जैन फैमिली से हूं, ठीक है। आप सभी लोग भी अपने अपने धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में मानते होंगे। आप मुझे बताइए कि हमारे जो शादी के कानून है, डिवोर्स के कानून है, क्या हम उनको कभी फॉलो नहीं करते हैं? मैं 54 साल का हूं, मैंने तो दूसरी शादी कभी नहीं की। मैं तो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसके हिसाब से ही काम कर रहा हूं। तो हजारों लाखों करोड़ों लोग भारत के अंदर इतने सालों से ये जो कानून आज लाए हैं उसके पहले भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ही हम फॉलो करते आए हैं। और रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, आप मुझे बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप तो हमको पता ही है कि ये एक नया मुद्दा है जो पिछले 20-25 सालों से भारत में चल रहा है। मुझे पता है कि मैं जब लिव इन रिलेशनशिप में जाता हूं तो मैं अपनी मर्जी से जाता हूं। अपने घर के परिवार को मैं बताना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात है। तो जब कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसके बाद क्या होगा, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होंगे, वो उनको पता है। तो उसके ऊपर भी ये कायदा पंजीकरण की बात करता है, रजिस्ट्रेशन की बात करता है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप वो एक फंडामेंटल राइट है इंसान का कि वो चाहता है कि वो उस व्यक्ति के साथ रहे कुछ सालों तक, कुछ वक्त तक, उसको जान सके। उसके बाद अगर वो उसके साथ परमानेंट रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा, ये दोनों व्यक्तियों को पता है, फिर भी उसका पंजीकरण करवाने की बात हो रही है। तो आप देखिए, ये तो एक पर्सनल और इंडिविजुअल चॉइस है, उसके ऊपर भी ये कायदा लाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये कायदा हमारे लिए नहीं है। मैं बिल्कुल ओपनली बोलना चाहता हूं, ये कायदा हम तो फॉलो ही करते ना, हमारी जिंदगी में कौन सी दिक्कत हुई? आप मुझे बता दीजिए कि भारत के इतने नागरिक हैं
जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है, पारसी नहीं है, फिर भी सिख और जैन और बौद्ध तो इसी में मानते हैं कि इसी एक्ट को फॉलो करते हैं। क्या आज तक हमारी जिंदगी में कभी इस मुद्दे को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई? मैं ओपनली कहना चाहता हूं कि इस देश के 20 करोड़ मुस्लिम लोगों को परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कानून लाया जाता है। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं, ये लोग क्या बोलते हैं हर मुद्दे पर चुनाव में कि ये घुसपैठिए तो आज तक एक भी चुनाव में मिले नहीं है। तो ये घुसपैठिए है कौन? जो संपत्ति हड़पने वाले हैं, गाय भैंस ले जाने वाले हैं। 370 धोखे से किया, उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़ी, राम मंदिर बनवाया, वक्फ बोर्ड बिल लाया ताकि उनकी जमीनों पर नजरें गड़ाई जाए। आप मुझे बताइए, ये बार बार इस देश के 20 करोड़ मुस्लिम लोगों को परेशान करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें जलील करने के लिए ऐसे मुद्दे बार बार चुनाव के वक्त लाए जाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम किया जा सके। मुझे तो मेरी जिंदगी में आज तक यूसीसी नहीं था। अब तक गुजरात के अंदर मैं 54 साल का हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी बिल्डिंग में 50-500 लोग रहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। तो ये हमारे लिए लाए हैं या किसी और के लिए लाए हैं? और इसके अंदर भी आदिवासी जो ट्राइबल्स है उनको तो इन लोगों ने एक्सक्लूड किया है। तो आप ट्राइबल्स के सामने तो ये मुद्दा नहीं रख रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि अगर ट्राइबल्स के लिए भी कंपलसरी कर दिया तो ट्राइबल्स तो रोड पर आ जाएंगे और सिविल वॉर हो जाएगी। लेकिन उनके साथ तो ये पंगा नहीं ले सकते। तो किसके साथ पंगा लेना चाहते हैं? किसको बाहर बुलाना चाहते हैं? किसके साथ झगड़ा करना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम करने के लिए चुनाव के वक्त, गुजरात में अभी स्थानिक स्वराज्य के चुनाव है और 5 राज्यों में अलग अलग चुनाव है, तभी ये मुद्दे लाए जाते हैं? आप मुझे बताइए किसके लिए लाए हैं? बार बार किसको परेशान करने के लिए? अगर वो शरिया के हिसाब से चलते हैं, उनका कानून है, तो आर्टिकल 25 के हिसाब से धर्म का जो आपका एक फंडामेंटल राइट्स है कि धार्मिक जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से, तो ये यूसीसी का जो कानून है उसके अंदर मुस्लिम लोगों को ही धर्म के आधार पर ये कानून का जो पर्सनल लॉ है वो चलता है। तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उनका इंसल्ट करने के लिए, उनको बार बार जलील करने के लिए 12 साल से इस भारत देश के अंदर, जब से ये मोदी की सरकार आई है तब से, चाहे वक्फ बिल बोर्ड हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे ये सरिया लॉ को नाबूद करने के लिए यूसीसी की बात हो, आप मुझे बताइए कि ये हर बार होता है। पहले जमीन हड़प लेंगे वक्फ बिल के हिसाब से, और इसके बाद ये कानून लाएंगे। तो प्रॉब्लम हमें तो होने वाला ही नहीं है। हम तो हिंदू मैरिज एक्ट में सालों से मानते हैं, हम कभी दूसरी शादी करते ही नहीं है। तो ये किसके लिए लाए हैं? ये मुद्दा सबको पता है और पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है। तो ये बार बार इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, और एक स्पेशल कौम है, ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन्हें परेशान करने के लिए ही ये लाया जाता है, और खास करके चुनाव के वक्त लाया जाता है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? 12 साल से ये लोग हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? 12 साल से ये है। आजादी के पहले गोवा में था इसका एक्ट, जो आज भी चालू है, लेकिन आजादी के बाद ये ये दूसरा राज्य है जिस पर लागू हो गया। कहते हैं कि धीरे धीरे सब में लाएंगे, तो पूरे भारत में ही ला दो ना भाई। ये तो आर्टिकल 44 के हिसाब से ये संविधान के अंदर इसका अरेंजमेंट है कि आप ला सकते हो। तो 12 साल से आपकी सरकार है, 12 साल से आपको यूसीसी लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भी चुनाव होता है तब लाते हैं। तो ये किसको परेशान करने के लिए? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर पड़ेगा तो आपको फिर बुलाती हूँ। सागर जी, आपने बहुत सही कहा कि ये किसी एक तबके, एक समाज, एक कुछ लोगों को परेशान करने के लिए एक कायदा लाया गया है। एक सेकंड मैं आपके पास फिर से आती हूँ। मैं फिर से आती हूँ। अब हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई के हैं, और इस विषय पर बहुत अच्छी समझ और पकड़ रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी बता देना चाहती हूँ भूमिका के तौर पर कि गुजरात में बाकी सभी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को एक समान कानून के तहत ये यूसीसी ला दिया गया है। परंतु यहाँ पर गुजरात में जो 15% आदिवासी हैं, उन 15% आदिवासियों को इस कायदे से अलग रखा गया है। तो ये तो सीधी और साफ तौर पर जाहिर बात है कि जो अल्पसंख्यक समाज है उनको हैरान परेशान करने के लिए कायदा लाया गया है। और दूसरा, समान सिविल कोड, मतलब समान नागरिक कानून। तो समान कहाँ से हुआ? जब आपने आदिवासियों को इसमें से अलग कर दिया, तो
तो ये यूनिफॉर्म कहाँ से हुआ? इसकी यूनिफॉर्मिटी तो यही खत्म हो जाती है कि आपने आदिवासियों को नहीं रखा है। अब हमारे यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है हर्ष संघवी, वो इंसान ये कहता है कि इस कानून का मुस्लिम महिलाएं बहुत सालों से राह देख रही थी, तो आज हमने उनको बहुत कुछ दे दिया और राहत पहुंचा दी है। तो मैं ये थोड़ा सा भूमिका ही बता रही हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को तुमने दे दिया, तो आदिवासी महिलाएं कहाँ गई? आदिवासी महिलाओं के अधिकार के अधिकार नहीं है। आदिवासियों में भी बहुपत्नीत्व का रिवाज है, एक से ज्यादा पत्नी आदिवासी रख सकते हैं। आदिवासियों की महिलाओं को भी संपत्ति में परेशानियां होती है, तो उनको आदिवासी महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आदिवासी महिलाओं का लेकिन वोट लेना है, इसीलिए आप आदिवासी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हो। इसी तरह उत्तराखंड में भी आपने आदिवासियों को इंक्लूड नहीं किया। तो कहने का मतलब साफ है कि अब्दुल को टाइप करने के लिए उन्होंने इस तरह का कानून लेके आए हैं। तो डॉक्टर सलीम खान जी, आप इस पर विस्तार से और जरा बताइएगा जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट जी। शुक्रिया रत्ना जी, आपने तो ये बात बता दी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इसलिए कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो ट्राइबल्स को, आदिवासियों को इससे एक्सेप्शन नहीं दिया जाता। तो पहली बात तो ये दावा ही गलत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों को जो एग्जेम्पशन दिया गया उसकी बुनियाद ये बताई गई कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी तो मुसलमानों को भी है। तो आप एक की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का ख्याल रखेंगे और दूसरे की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का ख्याल नहीं रखेंगे, इसका मतलब ये है कि आप इंसाफ ही नहीं करते। तो जो लोग ना इंसाफी करते हैं वो क्या करेंगे? वो यही सब करेंगे कि इस तरह के कवानीन बनाएंगे। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है वो दूसरी शादी करता है तो वो डिक्लेयर कर देता है। वो बोलता है भाई मेरी शरीयत में अलाउड है, मेरे पर्सनल लॉ में अलाउड है, तो इसलिए मैं दूसरी शादी करता हूं। तो मैं बता देता हूं कि भाई मेरी दूसरी बीवी है, 4 तक की मुझको इजाजत है मैक्सिमम। लेकिन ये कि दूसरे जो समाज है, जो हिंदू समाज है मसलन, उसमें इजाजत नहीं है। तो वहां पर जो दूसरी शादी करते हैं तो उसको छुपाते हैं अनेक कारणों से, सामाजिक कारणों से, कानून की वजह से, वगैरह वगैरह। इस फर्क को सामने रखिए और ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं इस पे गौर कीजिए। ये सेंसस के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। सरकार के मुताबिक जो आदिवासी हैं उनके अंदर 2.4% लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं। 2.4% खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि भाई ये मेरी एक से ज्यादा बीवी है। वो लोग का परसेंटेज केवल 2.4 है। ईसाई हैं, उनमें 2.1% लोगों के पास एक से ज्यादा बीवियां हैं। मुसलमान हैं, उनके अंदर 1.9% के पास एक से ज्यादा बीवी है। और हिंदुओं के पास 1.3% एक से ज्यादा बीवियां हैं। और ये 1.3% इसलिए है कि इसमें बहुत कुछ छुपाया गया है, लोग बताते नहीं। तो छुपाने के बावजूद अगर 1.3% है, तो अगर उनको भी इजाजत दे दी जाए कि भाई आप एक से ज्यादा पत्नी को डिक्लेयर कर सकते हैं, रखते तो ही हैं, खाली फर्क यह है कि आप डिक्लेयर करते हैं या नहीं डिक्लेयर करते, तो आप समझ लीजिए कि ये 1.3% कहां जाके पहुंचेगा। तो पहली बात तो ये धारणा गलत है कि सिर्फ जो है वो मुसलमान ही एक से ज्यादा बीवी रखते हैं। ये बात भारत के सेंसस के ये आंकड़े इसको गलत साबित करते हैं। अब आपने जैसा कि कहा कि सरकार बताती है कि इससे बहुत सारे फायदे हैं, तो सवाल ये है कि आप जो है वो आदिवासी समाज को उन फायदों से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? आपकी कोई दुश्मनी है उनसे? और अगर आप उनको वंचित रख के ये सोचते हैं कि आप उनका भला कर रहे हैं, तो दूसरों का भला क्यों नहीं करना चाहते? इस सवाल का सरकार के पास कोई जवाब नहीं।
देखिए असल मसला क्या है बेवकूफ बनाने की बात, ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास ये प्रिविलेज है और दूसरों के पास नहीं है, तो इसलिए हम सबको बराबर करना चाहते हैं। बराबर करने का एक तरीका ये है कि अगर किसी के पास कोई प्रिविलेज हो और दूसरे के पास ना हो, तो जिसके पास नहीं है उसको वो प्रिविलेज दे दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो किसी के पास रिजर्वेशन है, मेरे पास नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता कि उसका रिजर्वेशन खत्म कर दो, मैं ये कहता हूं कि मुझको भी रिजर्वेशन दे दो। तो प्रिविलेज वाली कहानी बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि ये जो चीज है ये फितरत के खिलाफ है। हर समाज में एक छोटा सा फ्रैक्शन ऐसा होता है जो इन आंकड़ों से सामने आया, जो एक से ज्यादा बीवी रखता है। अगर आप उसको इजाजत दो तो भी वो प्रतिशत 1.9 से ज्यादा नहीं होगा, और नहीं दो तो भी वो जो है वो 1.3 से कम नहीं होगा। अब जब ये सच्चाई है तो इसके लिए एक चोर रास्ता खोला गया। वो चोर रास्ता क्या है? वो चोर रास्ता है लिव इन रिलेशन। यानी आप किसी महिला को साथ रहेंगे या उसको अपने साथ रखेंगे, लेकिन उसको पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। अब इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है? उस महिला का फायदा है। भाई कोई महिला ये बताना पसंद करती है, महिलाएं फख्र से बताती है कि मैं इसकी पत्नी हूं, है ना, लेकिन कोई ये बताती है कि मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूं, नहीं बताती, इसलिए कि इसको समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। तो पहली बात तो सामाजिक तौर पे आपने जो है उसको वो कर दिया, एक समझो कि एहसास जुर्म का शिकार कर दिया, गिल्टी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर इस्लाम के मुताबिक कोई आदमी एक से ज्यादा शादी कर सकता है तो वो 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। लिव इन रिलेशनशिप में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, आप 10 औरतों को अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रखो। तीसरी बात यह है कि इस्लाम में अगर कोई आदमी एक से ज्यादा बीवी रखता है तो उसको दोनों के साथ इंसाफ करना जरूरी है। जो पहली को देगा वही दूसरी को देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली को कुछ ना दे और दूसरी को बहुत कुछ दे। लिव इन रिलेशनशिप में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए कि वो दूसरी वाली तो बेचारी, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा, फिर ये कि अगर ये मर जाए तो इसके जो प्रॉपर्टी है उसमें बीवी का तो सारा हक मिलता है, लेकिन लिव इन वाली को क्या मिलेगा? तीसरी बात यह है कि बच्चों का मामला, अगर कोई आदमी की शादी में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा ये कहता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये लोग की शादी हुई थी। अब लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा क्या बोलेगा कि ये जो है वो मेरी माँ ने इससे शादी तो नहीं की थी, लेकिन ये कि मैं पैदा हो गया उसके साथ। तो इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं इस लिव इन रिलेशनशिप में, और मैं ये कहता हूं कि बहुत सारा जो अपराध होता है वो इसीलिए होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लॉयल्टी होती है पति पत्नी की वो नहीं रहती। तो मर्द जो है वो खुद तो एक से ज्यादा जो है वो स्त्री के साथ रिलेशन बना लेता है, लेकिन अगर औरत कैसा करती है तो वो उसका मर्डर कर देता है। तो आप देखिए कि अक्सर लिव इन रिलेशनशिप के जो ताल्लुकात है उसके अंदर इस तरह के बहुत खतरनाक किस्म के अपराध होते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप भी मर्द ही करता है, एक से ज्यादा बीवी। आपने सुना है किसी समाज में कि एक औरत जो है वो एक से ज्यादा मर्दों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है और वो बताती है कि हाँ भाई मैं 4 लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हूँ? नहीं होता ऐसा। तो ये सारा कहानी है ना, ये मर्द को फायदा पहुंचाने के लिए है। हम लोग ये सोचते हैं कि पहली जो बीवी है उसके हकूक को महफूज किया गया, हम भूल जाते हैं कि दूसरी जो बीवी होती है वो भी औरत होती है, उसके सारे हुकूक आपने छीन लिए, उसको समाज में कहीं का नहीं रखा, तो उसका कोई हक नहीं है, वो इंसान नहीं है। तो ये जो है वो मैं आपको एक आखिर में उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए धर्मेंद्र की एक अपनी बीवी थी और धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की। अब क्या हुआ, यही लोग जो इसके मुखालिफ थे इन्होंने धर्मेंद्र को भी इलेक्शन लड़ाया और जिताया और हेमा मालिनी को भी इलेक्शन लड़ाया और जिताया। तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हालांकि सारी दुनिया जानती है धर्मेंद्र की पहली बीवी है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ है। अब आप सोचिए कि अगर इनकी शादी नहीं हुई होती और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देवल
वो क्या कहती, अपने इस नाम के साथ ईशा देओल लिखती, वो ये कहती कि धर्मेंद्र मेरा बाप है। वो तो इसीलिए कह रही है कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की, इसलिए धर्मेंद्र उसका बाप है और हेमा मालिनी उसकी माँ है। तो ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उसका तो कोई ध्यान करने के लिए तैयार है नहीं। राजनीति का फायदा उठाने के लिए इस तरह के ऊटपटांग कानून बनाए जाते हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ रत्ना जी कि पहले है ना मुसलमान बहुत सेंसिटिव होते थे, कैसा कानून आ जाएगा तो हमारे को शरीयत पे चलना मुश्किल हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब मोदी सरकार के आने के बाद लोगों की समझ में आ गया है कि यहाँ कानून वानून तो कोई चलता है नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के सामने 3 महीने में कितने 510 केसेस आते हैं डाउरी डेथ के, और 508 में वो जमानत दे देता है। तो कानून वानून तो वैसे ही धत्ते पे रखा हुआ है। तो मुसलमान आज के, मैं बताऊं आपको इसकी मिसाल, मेरे घर पे एक उर्दू पेपर आता है, काफी सेंसेशनल टाइप का है, लेकिन पसंद है इसलिए मैं उसको मंगाता हूँ। उसके अंदर ये खबर ही नहीं है। मतलब अब मुसलमानों ने छोड़ दिया, जिनको जो करना है करो, हमको जो करना है करेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और हम जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक। और हिंदुस्तान में वैसे ही लोगों के नजदीक कानून वानून की अहमियत दिन पर दिन घटती जा रही है। तो ये लोग अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अब ये खेल इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि इनसे कोई खास राजनीतिक फायदा भी इनको नहीं मिलेगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाते जाते बहुत सही बात कर दी कि अब बोलते हैं ना कि वो दवाइयां एंटीबायोटिक खा खा के बॉडी इम्यून हो जाती है, इसी तरह अब मुस्लिम लोग भी इम्यून हो गए कि भी तुम कितना भी सताने की कोशिश करो पर हमारे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जागृति राही जी सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे बीच में जुड़ चुकी है। उनका स्वागत करते हुए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और इस चर्चा में एक कानूनी जो पहलू है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको भूमिका बता दूं कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 मतलब 25 से लेकर अनुच्छेद 30 तक ये माइनॉरिटीज को दिए गए स्पेशल राइट्स है। और जो स्पेशल राइट्स है मतलब कि ये मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, और अगर सरकार इन फंडामेंटल अधिकारों को नहीं पूरा करती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो इसके सामने केस किए जा सकते हैं। परंतु जो ये आर्टिकल 44 है जिसके तहत यूसीसी को लाया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, अर्थात ये राज्य के अपने अधिकार है, करे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, कोई मैंडेटरी ना था ना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कानूनी तौर पर भी इसका कोई फर्क दिखता नहीं है, क्योंकि एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इन्होंने ला दिया और डॉक्टर सलीम खान ने कह दिया कि जितने मर्जी कर लो सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये तो वही वाली बात हो गई, चाहे तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस पहलू को इसी आधार पे आप आगे बढ़ाइए कि आप क्या देखती हैं गुजरात में जो यूसीसी आया उसके बारे में आपके क्या राय है। जी धन्यवाद रत्ना जी, सभी को पैनलिस्टों और भोजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। मैं भी पहले बहुत सीरियस हो जाती थी इन चीजों को देखकर, लेकिन मतलब अब इन लोगों ने सच में इम्यून कर दिया है, इतना ज्यादा हो गया है कि सच में मतलब कहते हैं ना, एक सीमा के बाद आप किसी को इतना डराते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर वो डरना ही छोड़ देता है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है। अब देखिए इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि मुझे तो ये लगता है, अगर वैसे कहूँ तो ये दरअसल में हिंदू पुरुष जो है ना उनको जेलसी है बहुत ज्यादा कि इनको 4 शादियां करने की छूट है, हमें क्यों नहीं है। 4 बच्चे पैदा करवाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं हिंदू महिलाओं को बाबा जी लोग कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। इनका कॉम्प्लेक्स कहाँ, इनसिक्योरिटी में जीते हैं। असुरक्षा बोध कराए रखना बहुसंख्यक समाज को, ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स का आधार है। और इसीलिए लव जिहाद, खूब जिहाद, वक्फ बोर्ड, हर मंदिर में मस्जिद में मंदिर खोजना, आर्थिक बहिष्कार, हिजाब, तलाक, मतलब आतंकवादी कनेक्शन, देशभक्ति पे सवाल, जनसंख्या बढ़ रही है, घुसपैठिया है, मतलब हर समय कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए। इनकी बेचारों की जिंदगी इसी पे टिकी हुई है। कोई इनसे पूछे कि अगर ये 4 शादी 3 शादी करना चाहे भी पुरुष तो कहाँ से करेगा भाई साहब। आपका एक तो आप जनगणना करा नहीं रहे, और जो पुरानी जनगणना है और अभी के भी आंकड़े स्टेट वाइज आप देख लीजिए, मेल फीमेल रेशियो क्या है।
एक शादी करने के लिए तो औरतें हैं नहीं महाराज जी, भ्रूण हत्या कर करके रेशियो घटा रखा है। मुसलमान नहीं करते ये ज्यादा, आप ही की कम्युनिटी करती है। इतना ज्यादा संख्या में लड़कियां कम है कि अब तमाम स्टेट में हम देख रहे हैं कि उनको ना धर्म से मतलब है, ना जात से मतलब है। महिला चाहिए, लड़की चाहिए, दूसरे जगहों से जा जाकर ला रहे हैं, पैसे दे के ला रहे हैं शादियां करने के लिए। तो आप जो समाज की सच्चाई है उससे कितनी दूर बैठे हुए हो, चल क्या रहा है सोसाइटी में वो नहीं मतलब है। आप नहीं जानते हैं कि सही मायने में मैं देख रही हूँ कि तलाक का मामला हो या और घरेलू हिंसा का मामला हो या पति से मदद लेनी हो, मुआवजा लेना हो, कोई भी मामला हो, ज्यादा से ज्यादा मैं तो उन्हीं के बीच, बुनकरों के बीच में मुस्लिम कम्युनिटी में काम करती आई हूँ 20 साल से, मैं देखती हूँ वो सब जाते हैं थाने। मुल्ला मौलवी के पास पंचायत से कुछ नहीं हल होता है, अब सब कोर्ट थाना पहुंच जाते हैं। दुनिया भर के केस उनके भी चल रहे होते हैं, वो खुद भी जा करके वहीं उसी कानून के तहत जा करके लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष होता है वो चाहता है कि हमको राहत मिले, हमको कहीं से हमारा हक मिले, तो वो खुद भी मदद लेता है। ये सब करने के लिए आपको खाली इलेक्शन कैंपेन के लिए, और आप इनसिक्योरिटी की हालत देखिए, ये खुद जो कर रहे हैं ये यूपी में नहीं लागू करेंगे, जहां आबादी का रेशियो क्या है सबको पता है। ये गुजरात में जहां 10% 12% आबादी है, जहां उत्तराखंड में जहां 10-12% है, वहां ट्रायल लेते हैं, वहां करते हैं लागू। जहां विरोध की मजबूत आवाज हो सकती है उन स्टेट में नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है करने की। साउथ में जाके बात करके देखे, केरल में जाए बोलेंगे लागू करने की बात करें, कर्नाटक में करें, यूपी में करके देखें, जो विरोध जहां से। और अब सही मायने में हम मुस्लिम लोगों को नहीं फर्क पड़ता, वो वैसी जगह फर्क पड़ेगा, अच्छा भाषण देंगे वो, या ये मुल्ला मौलवी टाइप के जो लोग हैं, क्योंकि मतलब एक तरह से कहें जैसे हमारे यहाँ बाबा लोगों की दुकान चलती है, इन लोगों की दुकान भी चलती है, उनको फर्क पड़ेगा। बाकी आम मुसलमान को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इन चीजों को। बेसिक चीज है, आप चाहते क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, उसकी जो मूल भावना है कि हम अपनी अल्पसंख्यक आबादी को पूरी आजादी देते हैं कि अपनी पहचान के साथ, अपनी धर्म की मान्यताओं के साथ वो सुरक्षित है, ये देना हमारा फर्ज है, ये मान के जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भावना रखी उसको आप खारिज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने मनमानी तरीके से चीजों को डिफाइन करना है, पूरी सोसाइटी के लाइफ को कंट्रोल करना है, लिव इन के साथ में भी इसमें जो घुसना है या ये सब करना है। कुल मिलाकर आप कैसे शादी करोगे, आप किसके साथ रहोगे, आप क्या पहनोगे, आप क्या खाओगे, आप कहाँ घूमोगे, किससे दोस्ती करोगे, किस तरह से जियोगे, किस तरह से मरोगे, ये सब हमको डिसाइड करना है। सरकार हर चीज में घुसेगी, आपकी ट्रैकिंग करनी है भाई, आपकी गाड़ियों पे नंबर भी ऐसा होना चाहिए जिससे आप कितना घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ये भी पता उनको चलना चाहिए। तो ये सारा जो इजरायली मॉडल है वो लागू किया जा रहा है, और नागरिकों की जो स्वायत्तता है वो कमजोर की जा रही है, उसको कम किया जा रहा है। और उसके लिए ये करते वक्त आपस में लोगों की एकजुटता न बने, समझदारी न बने, तो ये दिखाएंगे ये कि ये खाली मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, आपके साथ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी इनसिक्योरिटी लास्ट में बोल रही हूँ, एक यहाँ तक है, इनके तो 52 देश है, हमारा तो एक भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना कितना जरूरी है। तो ये बहुत लोग हैं और बेहद डरपोक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया में मचा हुआ है, इतनी तबाही मची हुई है। गुजरात के लोगों को सपना आ रहा है कि अभी तो हमको कॉमन सिविल कोड लागू कर देना है, उससे क्रांति हो जाएगी, उससे इनके घर में सब में फ्री में गैस आने लग जाएगी। अभी जी अपनी मूर्खता का प्रदर्शन हर बार गुजरात किसी न किसी रूप में कर दे रहा है। मेरी ननिहाल है, सॉरी, इसलिए मैं इसे बोल सकती हूँ, मेरा हक है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आपने बहुत सही चर्चा की यहाँ पर। अब हमारे जो इस कार्यक्रम के संपादक है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, उन्होंने सबकी चर्चाएं सुनी है, हमारे सभी जो विद्वान पैनलिस्ट है उन्होंने अपनी बात रखी। अब यहाँ पर राष्ट्रवाद के नाम पर
एक धर्म, एक पार्टी, एक चुनाव, एक कानून, एक भाषा, एक पहनावा, इसके ऊपर ये जाना चाहते हैं। और इसीलिए ये गुजरात में जैसे अभी बताया कि लेबोरेटरी के तौर पर गुजरात के अंदर इन्होंने यूसीसी को ला दिया। तो अब आनंद जी, आप क्या समझते हैं ये क्यों लाया, क्या इससे क्या फायदा होगा या इससे क्या फर्क पड़ने वाला है लोगों के अपने खुद के मिजाज पे? आप अपनी बात रखिएगा, इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इसको ये देखते हैं कि कल आपके गुजरात में यह कानून पारित हुआ विधानसभा में, और उसके पहले यही बनारस से हमारे शंकराचार्य ने एक घोषणा की, और घोषणा एक ही कि जो इनका मदर इंस्टीट्यूशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके एक बड़े नेता उसके एक बड़े नेता ने उनसे कहा कि हम 10 लाख हिंदू बच्चियों की शादी मुसलमानों में करवा दिए, और आज की तारीख तक अब वो उस पर शीशा लेदर हो रही है और उस पर जो लिपा पोती हो रही है कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। लेकिन सच तो ये है कि ये जो भी करते हैं अपने आप में कंफ्यूज लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, धार्मिक ये स्वतंत्रता क्या होती है, आत्मीयता क्या होती है, समरसता क्या होता है, इसका इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हीं का एक सांसद, इन्हीं का 2 सांसद, दोनों सांसदों ने आपस में शादी की और उसके मरने के बाद उसका अधिकार उसके ये दिला पाए कि कौन सा कानून आप बना रहे थे। अभी सलीम साहब ने कहा कि उसने अपना बाप का नाम कर लिया। अब वो तो बाप का नाम तो जो थे एनटी तिवारी भी उनकी पत्नी उनका लड़का उनसे लड़ गया और वो भी उनसे जबरदस्ती अपने बाप का नाम छीन लिया। तो ये तो कोई बात नहीं बनती, ये तो हमारे सब व्यवस्था है। लेकिन ये कुल जोड़ना करके ये जो जहां हमारे समाज को ले जा रहे हैं, ये रिलेशन हो और चाहे धर्म का नाम हो चाहे जो जैसे हो, इनकी कोई पिक्चर, इनका एकमात्र आज की तारीख में इनका ये अराजक लोग हैं। कोई नियम कानून न बने, जो भी हमारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के प्रति नफरत हो जाए, उन संस्थाओं से अविश्वास हो जाए, इनका केवल एक ही मकसद बनता है। और इसी के चलते ये इस तरीके के सारे कानून जो भी बना रहे हैं उसका मकसद केवल यही है कि ये सारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं अपना औचित्य खो दे और देश में अराजकता का माहौल बन जाए, ताकि इनको उस अराजक माहौल के अंदर अपना एकाधिकार, अपनी तानाशाही, अपनी बात लागू करने का, उसको चलाने का इनको मौका मिल जाए। अब जनता ही शायद इसका निर्णय अंतिम कर पाएगी कि ऐसे लोगों को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जा सकता है जो अपने आप में रोज इनका कानून बदल रहा है, रोज सारी चीजें। तो उसी तरीके से इनका समाज नागरिक ये जो संहिता है ये उत्तराखंड में लागू किए, अभी गुजरात में लागू किए, और सच बात ये है ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं और ये लागू करते चले जा रहे हैं, और इनका लक्ष्य ही अंतिम यही है। लेकिन अंततः इनका लक्ष्य यही है कि देश में अराजकता फैल जाए, और उस अराजकता का दमन करने के लिए ये उसको यहाँ पर लागू करते हैं अपना अपनी मर्जी से शासन व्यवस्था कहना चाहते हैं। सागर शाह जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। जी सागर जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुजरात की बात बताना चाहता हूं। गुजरात के अंदर मुस्लिम्स लोगों को नॉन मुस्लिम्स एरिया में मकान नहीं मिलते हैं। मालधारी लोगों को भी हिंदू होने के बावजूद, कृष्ण के वंशज होने के बावजूद, मालधारी में जो रबारी और भरवाड़ होते हैं उन्हें नॉर्मल जो जैन, बौद्ध या फिर जो कोई भी मतलब नॉर्मल जो हिंदू धर्म के लोग हैं वहां पर उनको मकान नहीं मिलते हैं। तो गुजरात सरकार में जो गुजरात मॉडल को प्रचलित किया है, तो सबसे पहले ये जातिवाद और ये जातिवाद का जो भेदभाव गुजरात में पल रहा है कि कहीं पर भी मुस्लिम को मकान नहीं मिलता है, मालधारी को मकान नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर समान कानून लाइए ना इस गुजरात के अंदर। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को और हर्ष संघवी को कहना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर मुस्लिम लोगों को किसी भी एरिया में जहां पर नॉन मुस्लिम्स एरिया है वहां पर मकान नहीं मिलते हैं, आज भी नहीं मिलते हैं, मालधारियों को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जातिवाद जो गुजरात में पल रहा है और जो गुजरात मॉडल आपने प्रचलित किया है, और अब यूसीसी जातिवाद को आप पूरी तरह से भारत में जो फैला है, सबसे पहले इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और आपने अगर 80 लाख
आदिवासियों को एक्सक्लूड किया, तो मुस्लिमों की जी संख्या साहब जी। गुजरात में, तो आप मुस्लिमों को भी बख्श दीजिए ना। क्यों मुस्लिमों के जी साहब जी। ऊपर यूसीसी लाकर उन्हें जलील करना चाहते हैं? यही इनकी मंशा है, अराजकता फैलाना चाहते हैं। गुजरात 2002 का मॉडल पूरे भारत के अंदर ये फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सलीम जी ने कहा ऐसा ही होगा कि अब कोई असर नहीं हो रहा है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, 370 लाइए, वक्फ बोर्ड लाइए, जी साहब जी। खाली बुर्का ना पहनने दीजिए, आप जी साहब जी। यूसीसी लाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज जी सागर समझ जी। चुका है। जी 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 सागर जी, आप खाली चीख चिल्ला रहे हैं। कार्यक्रम रत्ना जी, रत्ना जी, उन्होंने तो 10 लाख हिंदू लड़कियों को भेज दिया है मुस्लिम परिवार में, तो अब तो वो समस्या होनी नहीं चाहिए। आप कहाँ चीख चिल्ला रहे हैं? आपकी चीख में चिल्लाने का क्या मतलब बनता है? जी जी रत्ना जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज पैनल में बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई है। हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। सागर शाह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जागृति राही जी सोशल एक्टिविस्ट है और अपनी बात बहुत दमदार तरीके से कहती है, उनका भी धन्यवाद करते हुए हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी हैं, हर माहौल में वो तैयार रहते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमारे आनंद प्रकाश तिवारी जी हमेशा इस प्रोग्राम के लिए कंडक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ, घोषणा करती हूँ। और साथ ही हमारे बहुजन